तो हमारा पहला पड़ाव है नंबर 1, राजस्थान की आना सागर झील। ये अजमेर में है और हाल ही में न्यूज़ में रही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ से 7 वंडर्स के रेप्लिका वाले ढांचे हटाने का आदेश दिया है। ये अर्बन लेक कंजर्वेशन यानी शहरी झीलों के संरक्षण की सबसे बड़ी विडंबना है। आना सागर में जो हुआ वो महज कुछ मूर्तियों को हटाने का मामला नहीं है। तो फिर क्या है? देखिए, जब हम किसी प्राकृतिक जल स्रोत के बीच कंक्रीट के भारी ढांचे खड़े करते हैं तो हम उस झील के हाइड्रोडायनामिक्स को खत्म कर देते हैं। हाइड्रोडायनामिक्स मतलब उसके पानी का बहाव? हाँ, और खुद को साफ रखने की प्राकृतिक क्षमता। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इसी पारिस्थितिक संतुलन को वापस लाने की एक कोशिश है। मतलब किसी छोटे बाथटब में भारी फर्नीचर रख देने जैसी बात है ये। चलिए नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का मोरंड गंजन प्रोजेक्ट। यहाँ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने चेतावनी दी है कि ये प्रोजेक्ट बाघों के आवास को नष्ट कर देगा। इसके पीछे का विज्ञान और भूगोल बहुत गहरा है। मोरंड गंजन कोई अलग थलग जंगल नहीं है, ये सतपुड़ा मेलघाट कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा है। और कॉरिडोर से ही बाघ एक जंगल से दूसरे जंगल जाते हैं, है ना? बिल्कुल, ताकि उनकी आनुवांशिक विविधता बनी रहे। अगर आप इस रास्ते के बीच में कोई डैम या प्रोजेक्ट बना देते हैं तो बाघों की आबादी छोटे छोटे हिस्सों में कैद हो जाती है। और मैंने पढ़ा कि इससे कोरकू जनजाति के विस्थापन का भी खतरा है। हाँ, ये विकास बनाम संरक्षण का क्लासिक विवाद है। ये दर्शाता है कि कैसे एक प्रोजेक्ट इंसान और जानवर दोनों के रास्ते बंद कर सकता है। इस सफर को आगे बढ़ाते हुए हमारा तीसरा माइलस्टोन है गुजरात का कच्छ, जहां गुनेरी इनलैंड मैंग्रोव को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ये बहुत अहम खबर है। एक सेकंड, मैं हमेशा यही सोचता था कि मैंग्रोव तो समुद्र के किनारे खारे पानी में होते हैं, फिर ये इनलैंड या अंतर्देशीय मैंग्रोव का क्या विज्ञान है? यही बात तो गिनेरी को दुनिया के सबसे दुर्लभ इकोसिस्टम में से एक बनाती है। ये समुद्र तट से काफी अंदर है। तो वहां खारा पानी कहां से आ रहा है? यहाँ मैंग्रोव्स इसलिए पनप रहे हैं क्योंकि जमीन के नीचे खारे पानी के एक्विफर या जलभृत मौजूद है। ये प्रकृति का एक अनूठा प्रयोग है जहां बिना समुद्री लहरों के भी एक पूरा खारा इकोसिस्टम जमीन के बीचों बीच जिंदा है। अरे वाह, इसे हेरिटेज साइट घोषित करना तो वाकई एक बेहतरीन कदम है। इसी दिशा में नंबर 4 पर है उत्तर प्रदेश का धनौरी वेटलैंड। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसे वेटलैंड के रूप में नोटिफाई करने को कहा है। लेकिन इसमें एक बड़ा पेच है। हाँ, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बहुत करीब है। एक तरफ उड़ान भरते हवाई जहाज और दूसरी तरफ प्रवासी पक्षी। ये तो सीधा टकराव है। ये एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोलॉजी के बीच का एक संवेदनशील जंक्शन है। देखिए, वेटलैंड्स पक्षियों के प्राकृतिक नेविगेशन रूट पे होते हैं। और एयरपोर्ट से तो बहुत शोर और रोशनी होगी। प्राकृतिक स्पंज खो रहे हैं। विकास और विनाश की इसी रेखा पर हमारा 5वां स्थान आता है असम के दीमा हसाओ जिले में मौजूद 3 किलो कोयला खदान। हाँ, जहाँ रैट होल माइनिंग से हादसे हुए हैं। मेरा एक सीधा सवाल है, जब एनजीटी रैट होल माइनिंग पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है तो फिर आज भी ये सुरक्षा का इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? ये सवाल हमें ये समझने पर मजबूर करता है कि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं होता। तो जमीनी हकीकत क्या है? दीमा हसाओ जैसे पहाड़ी इलाकों में भौगोलिक परिस्थितियां इतनी जटिल हैं कि पारंपरिक तरीके से बड़ी माइनिंग नहीं हो सकती। दूसरी बात है आजीविका। जब रोजगार नहीं होता तो लोग अपनी जान हथेली पर रखकर इन चूहे के बिल जैसी खदानों में घुसने को मजबूर होते हैं। मतलब पेट की भूख पर्यावरण के नियमों पर भारी पड़ रही है। बिल्कुल, ये गहरी आर्थिक मजबूरी है। चलिए अब इस रैपिड फायर को खदानों से निकालकर सीमाओं की तरफ ले चलते हैं। नंबर 6 पर है लद्दाख का डिमचोक, जो एलएसी पर देपसांग प्लेन्स के पास है। यहाँ गश्त की बहाली होना एक बहुत बड़ा कदम है। डेमचोक की भौगोलिक स्थिति इसे एक चोक पॉइंट बनाती है। यह तय करता है कि किस देश की सेना का ऊंचे और खुले इलाकों पर नियंत्रण रहेगा। तो यहाँ गश्त शुरू होने का मतलब है कि तनाव कम हो रहा है। हाँ, डीएस्केलेशन की प्रक्रिया जमीन पर उतर रही है। लेकिन इसी से जुड़ा हमारा 7वां स्थान एक बिल्कुल अलग तरह की सीमा है, आंध्र प्रदेश की जलादम वैली। गोदावरी नदी के पास ये जगह कोंडा रेड्डी जनजाति का घर है, जो एक पीवीटीजी यानी अति संवेदनशील जनजाति है। डेमचोक में हम दुनिया से आंखें मिला रहे हैं और जलादम वैली में एक पूरा समुदाय दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है। इस अलगाव को समझना जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। कोंडा रेड्डी जैसी जनजातियों का दुनिया से कटा रहना कोई पिछड़ापन नहीं है, बल्कि उनके अस्तित्व की ढाल है। आधुनिक दुनिया के वायरस और बीमारियां उन्हें रातों रात खत्म कर सकते हैं। और ये विरोधाभास हमारी विदेश नीति में भी दिखता है। 8वें स्थान पर है श्रीलंका का करईनगर बोटयार्ड। उत्तरी श्रीलंका के जाफना में इस बोटयार्ड को भारत फंड कर रहा है। ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का सीधा उदाहरण है। बिल्कुल,
हम अपनी सीमाएं समुद्र पार बढ़ा रहे हैं। इसके तुरंत बाद नंबर 9 और 10 पर हम पहाड़ों की सियासत देखते हैं। 9वें नंबर पर उत्तराखंड का गैरसैंण है, जो दूध तोली पहाड़ियों में ग्रीष्मकालीन राजधानी है। हाँ, और 10वें नंबर पर जम्मू कश्मीर की बंगस वैली है। यहाँ के अल्पाइन मौसम और जंगलों को इको टूरिज्म के लिए खोला जा रहा है। गैरसैंण और बंगस वैली दोनों बताते हैं कि दुर्गम पहाड़ी इलाकों को मुख्य धारा में लाया जा रहा है, लेकिन पर्यटन से बंगस वैली के नाजुक इकोसिस्टम पर इंसानी दबाव भी तो बढ़ेगा। सही बात है। इसी जम्मू कश्मीर में हमारा 11वां स्थान है, हाजी पीर पास। ये पुंछ और रावलकोट को जोड़ता है। मेरा सवाल ये है कि इसे तो 1966 के ताशकंद समझौते में पाकिस्तान को दे दिया गया था ना? जी हाँ, वापस कर दिया गया था। तो इतने दशकों बाद आज अचानक आतंकी घुसपैठ के संदर्भ में ये फिर से सामरिक बहस में क्यों आ गया? क्योंकि भू राजनीति में सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन टोपोग्राफी यानी भूगोल कभी नहीं बदलता। हाजी पीर पास एक प्राकृतिक मार्ग है जो सीधे कश्मीर घाटी तक पहुंच देता है। मतलब ये लॉजिस्टिक हब की तरह काम करता है। बिल्कुल। जब घुसपैठ के तरीके बदलते हैं तो ये पुराना मार्ग फिर से सक्रिय हो जाता है। इतिहास और अलगाव का एक और कड़ा उदाहरण नंबर 12 पर है अंडमान का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यहाँ बाहरी लोगों के अवैध प्रवेश का मामला सामने आया है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एंथ्रोपोलॉजी और राज्य की शक्ति का अनूठा संगम है। अगर आप 8वें स्थान करीनगर और 12वें स्थान को साथ देखें तो भारत की रणनीति समझ आती है। हाँ, एक तरफ हम कूटनीति के लिए दूसरे देशों में बंदरगाह बना रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी ही समुद्री सीमा के अंदर हमने एक द्वीप के चारों ओर सख्त कानूनी दीवारें खड़ी कर रखी हैं, ताकि सेंटिनली जनजाति को इस सभ्य दुनिया से बचाया जा सके। बाहरी दुनिया का एक छोटा सा फ्लू भी उन्हें खत्म कर सकता है। बिल्कुल। कभी कभी किसी को बचाने का सबसे अच्छा तरीका उसे अकेला छोड़ देना होता है। बहुत खूब। अब नंबर 13 की तरफ मुड़ते हैं। सीमाओं से लौटकर पानी की बात करते हैं। 13वें नंबर पर है उत्तराखंड की नैनी झील, जिसका जलस्तर 5 साल के सबसे निचले स्तर पर है। हाँ, ये तो किडनी के आकार की झील है ना। ये सूख क्यों रही है? ये अर्बन प्लानिंग के फेल होने का मैकेनिज्म है। इस झील को पानी सूखा ताल एक्वेफर से मिलता है, जो एक अंडरग्राउंड स्पंज की तरह काम करता है। लेकिन हमने विकास के नाम पर उस स्पंज को ही कंक्रीट से ढक दिया है। बिल्कुल सही। जब जमीन पर पक्की सड़कें बन जाती हैं तो बारिश का पानी रिस कर नीचे जा ही नहीं पाता, स्पंज सूख जाता है और झील भी सूख जाती है। कंक्रीट के इसी आक्रमण की अगली कड़ी 14वें नंबर पर है, हैदराबाद का कंचागाची बावली। ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि की नीलामी रोकी है। शहर के बीचों बीच मौजूद जंगल की नीलामी करना तो ऐसा है जैसे हम शहर के प्राकृतिक एसी को ही कबाड़ में बेच रहे हों। एकदम सटीक एनालॉजी है। ये तो शहर को सांस लेने से रोकने जैसा है। हाँ, ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को रोकने की लड़ाई है। ये जंगल प्रदूषण और बढ़ते तापमान को सोखते हैं। और 15वें नंबर पर हिमाचल प्रदेश का शिकारी देवी अभयारण्य है। ये मंडी में है और इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ये ESZ मुख्य जंगल के चारों ओर एक शॉक एब्जॉर्बर या बफर का काम करेगा, ताकि बाहरी विकास का सीधा असर वाइल्ड लाइफ पर ना पड़े। 16वें नंबर पर एक बड़ा आर्थिक बदलाव आता है। पश्चिम बंगाल का पेट्रापोल लैंड पोर्ट। यहाँ भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट रोक दिया है। ये सिर्फ ट्रकों का रुकना नहीं है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन का सीधा अर्थशास्त्र है। ट्रांसशिपमेंट रोकने का मतलब है माल ढुलाई की लागत बढ़ेगी। बिल्कुल, रास्ते लंबे होंगे और दोनों तरफ के अर्थव्यवस्था पर इसका तुरंत असर पड़ेगा। कूटनीतिक तनाव बॉर्डर के अर्थशास्त्र को कैसे धीमा करता है, ये उसका जीवंत उदाहरण है। सत्यवचन। अब ये रैपिड फायर यात्रा हमें 17, 18 और 19वें स्थान के एक दिलचस्प मोड़ पर लाती है। 17वें नंबर पर है तमिलनाडु का कसमपट्टी पवित्र उपवन, जिसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। हाँ, 18वें नंबर पर अरुणाचल प्रदेश का पांगसो पास है, जहां 4 साल बाद फिर से फेस्टिवल शुरू हुआ है। और 19वें नंबर पर आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा बीच है, जिसे अपना ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वापस मिला है। इनमें क्या कनेक्शन है? अगर आप 17 और 19 को देखें तो ये संरक्षण के 2 अलग अलग युगों का मिलन है। कसमपट्टी आस्था के जरिए जंगल बचाने का पुराना मॉडल है, जहां पेड़ काटना पाप माना जाता है। हाँ, और दूसरी ओर ऋषिकोंडा का ब्लू फ्लैग आज के विज्ञान और इको लेबलिंग का मॉडल है। जब पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक सर्टिफिकेशन साथ चलते हैं, तभी पर्यावरण बच सकता है। क्या गजब का कनेक्शन है।
और 500 पास में फेस्टिवल का लौटना सीमा पर जनजीवन के सामान्य होने का संकेत है। अब हम चौथे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, वन्यजीव और मानव टकराव। 20वें नंबर पर हैं भारत के नए रामसर स्थल। अब भारत में कुल 94 वेटलैंड्स रामसर सूची में आ गए हैं। हाँ, जिनमें सिक्किम का खिचोपलरी और राजस्थान का मिनार शामिल हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत की गंभीरता दिखाता है। इससे मॉनिटरिंग और फंड्स के रास्ते खुलते हैं। लेकिन कागज पर हुए संरक्षण का जमीनी सच हमें 21 और 22वें स्थान पर दिखता है। 21वें नंबर पर छत्तीसगढ़ का भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य है, जो कान्हा अचानक मार्ग कॉरिडोर का हिस्सा है। यहाँ भारी टकराव हो रहा है। और 22वें नंबर पर मेघालय का नोंग किल्लेम अभयारण्य है, जहां कम्युनिटी इको टूरिज्म का विरोध कर रही है। लोग उस टूरिज्म का विरोध क्यों कर रहे हैं जो उनके लिए पैसा ला सकता है? क्योंकि इको टूरिज्म का मॉडल अगर ऊपर से थोपा जाए तो वो स्थानीय लोगों को उनके ही जंगलों से बेदखल कर देता है। आप उनकी सहमति के बिना कोई ग्रीन प्रोजेक्ट सफल नहीं बना सकते। बिल्कुल, विकास उनके लिए होना चाहिए, उनकी कीमत पर नहीं। 23वें नंबर पर हम स्पीति वैली के तिसराप चू रिजर्व पहुंचते हैं, जो हाई ऑल्टीट्यूड कंजर्वेशन का बड़ा उदाहरण है। और इसके ठीक बाद 24, 25 और 27वें नंबर पर बाघों का राज है। 24 पर राजस्थान का सरिस्का है, जहां कोर बाउंड्री में बदलाव का प्रस्ताव है। बाघों की इस पूरे नेटवर्क को समझना बहुत अहम है। 25 पर उड़ीसा का सिमलीपाल है, जो अपने काले बाघों के लिए मशहूर है, और 27 पर तेलंगाना का कुमराम भीम रिजर्व है, जिसे कॉरिडोर घोषित किया गया है। इन तीनों में क्या कॉमन है? वो धागा है आनुवांशिक अलगाव या इनब्रीडिंग से लड़ना। सिमलीपाल में काले बाघों का होना कोई जादुई घटना नहीं है। जब बाघों को दूसरे जंगलों में जाने का रास्ता नहीं मिलता तो जेनेटिक म्यूटेशन दिखने लगते हैं। अच्छा, तो कुमराम भीम को एक हाईवे की तरह डिजाइन किया गया है ताकि बाघ आजादी से घूम सकें। एकदम सही। सरिस्का की बाउंड्री में बदलाव भी इसी स्पेस को बढ़ाने की कोशिश है। बहुत दिलचस्प। इसी बीच 26वां स्थान है असम का नागशंकर मंदिर। यहाँ काले सॉफ्ट शेल कछुओं का संरक्षण किया जा रहा है। मुझे हैरानी हुई कि जो कछुए जंगल में विलुप्त हो गए, वो मंदिर के तालाबों में फल फूल रहे हैं। ये भारत की अनोखी सच्चाई है। लोग इन कछुओं को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। जहां कानून फेल हो गया, वहां आस्था की ढाल ने इन्हें बचा लिया। क्या बात है, आस्था और विज्ञान का बेहतरीन तालमेल। अब हम इस रैपिड फायर के अंतिम चरण में हैं, नंबर 28 से 34 तक। इस आखिरी हिस्से में विकास के सबसे आक्रामक रूप दिखेंगे। 28वें नंबर पर जम्मू कश्मीर का सावलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। चिनाब नदी पर बन रहे इस प्रोजेक्ट को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सावलकोट ये स्पष्ट करता है कि सामरिक कूटनीति के आगे नदियों के प्राकृतिक बहाव को पीछे छोड़ दिया जाता है। और 29वें नंबर पर राजस्थान का नाहरगढ़ अभयारण्य है, जो रणथंबोर का हिस्सा है। 30वें नंबर पर झारखंड का महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य है, जो भेड़ियों के लिए इकलौता अभयारण्य है। लेकिन यहाँ जनजातीय मान्यताओं और भेड़ियों के बीच टकराव है। ये नागशंकर मंदिर के बिल्कुल उलट है। वहां आस्था जीवन दे रही थी, यहाँ भेड़ियों को लेकर फैली भ्रांतियां संरक्षण में बाधा बन रही हैं। बिना स्थानीय लोगों का डर दूर किए संरक्षण मुश्किल है। 31वें नंबर पर राजस्थान की सांभर झील है। इसका पानी रातों रात गुलाबी हो गया। ये किसी प्रदूषण से नहीं, बल्कि ड्यूनालीला सेलिना शैवाल का कमाल है। बढ़ती लवणता में ये गुलाबी रंग छोड़ता है, और वहां हजारों राजहंस भी आए हैं। प्रकृति का जादू। लेकिन 32वें नंबर पर हम तबाही देखते हैं। आंध्र प्रदेश का भवानी द्वीप, जो भारी बाढ़ के कारण तबाह हो गया। प्रकृति का खूंखार रूप। 33वें नंबर पर केरल का पाम्पादुम शोला नेशनल पार्क है। यहाँ विदेशी आक्रामक प्रजातियों को हटाने की चुनौती है। शोला घास के मैदान बहुत नाजुक होते हैं। जब आक्रामक प्रजातियां आती हैं तो वे देशी घास को खत्म कर देती हैं। ये एक साइलेंट बायोलॉजिकल आक्रमण है। और आखिरकार 34वां स्थान है मेघालय की उमंगोट नदी। इंटरनेट पर इसके शीशे जैसे साफ पानी की तस्वीरें मशहूर है, पर अब ये पूरी तरह मैली हो गई है। उमंगोट का मैला होना सबसे बड़ा और कड़वा सबक है। बेतहाशा टूरिज्म ने उस नदी की खुद को साफ करने की क्षमता तोड़ दी है। क्या गजब का सफर था ये। आज हम दुनिया भर के इन भौगोलिक घटनाक्रमों का एक तेज गति वाला, जिसे हम रैपिड फायर कहते हैं, और एक क्रमिक विश्लेषण करेंगे। चलिए इसे समझते हैं। हाँ, और इस चर्चा का उद्देश्य केवल स्थानों के नाम गिनाना नहीं है।
इतनी सारी सूचनाओं के बीच हम दुनिया भर में हो रहे इन भौगोलिक बदलावों के पीछे छिपे मेमोरी कोड को डिकोड करने वाले हैं। मेमोरी कोड, ये बहुत दिलचस्प लग रहा है। जी, हम एशिया के नदियों से एकदम क्रमिक यात्रा शुरू करेंगे, फिर यूरोप के ग्लेशियरों और ज्वालामुखियों से होते हुए अफ्रीका की झीलों की गहराई में जाएंगे। और अंत में अमेरिका के जलवायु प्रभावों को भी तो समझेंगे। बिल्कुल। यह देखना बहुत ही हैरानी भरा है कि कैसे ये अलग-अलग भौगोलिक बिंदु वास्तव में एक बड़े वैश्विक तंत्र का हिस्सा हैं। तो बिना देर किए इस रैपिड फायर यात्रा की शुरुआत एशिया से करते हैं। हमारे पास जो डेटा है वो सबसे पहले एक बहुत ही संवेदनशील जल निकाय की ओर इशारा करता है। आप उस नदी की बात कर रही हैं जो तिब्बत के पठार से निकलती है? हाँ, वही जो चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया से होते हुए वियतनाम के रास्ते दक्षिण चीन सागर में गिरती है। सही कहा। और सबसे बड़ी चिंता इस नदी के ऊपरी हिस्से यानी अपस्ट्रीम में हो रहे भारी बांध निर्माण को लेकर है। यहीं पर मुझे उलझन है। जब तिब्बत या चीन में कोई बांध बनता है तो उसका सीधा असर नीचे रहने वाले, मतलब मान लीजिए वियतनाम के किसी मछुआरे पर कैसे पड़ता है? देखिए, ये भूगोल का बहुत ही क्रूर सच है। जब एक ही नदी कई देशों से होकर गुजरती है, तो जो देश नदी के उद्गम के करीब होता है, उसके पास पानी के बहाव को नियंत्रित करने की स्वाभाविक शक्ति आ जाती है। मतलब वो एक तरह से पानी का वॉल्व कंट्रोल कर रहा है? बिल्कुल। और बांध सिर्फ पानी को नहीं रोकते, वो उस गाद या मिट्टी को भी रोक लेते हैं जो पानी के साथ बहकर आती है। अच्छा, वो सिल्ट जो खेती के लिए जरूरी होती है। हाँ, ये गाद पोषक तत्वों से भरपूर होती है। जब ऊपरी हिस्से में बड़े बांध बन जाते हैं तो वो गाद वियतनाम के डेल्टा तक पहुंच ही नहीं पाती। अरे वाह, तो इसका मतलब मछलियों के लिए भी खाना नहीं बचता। सही कहा। मछलियों के प्रजनन के लिए जरूरी माहौल खत्म हो जाता है, खेती की जमीन बंजर होने लगती है और समुद्र का खारा पानी नदी के मीठे पानी में घुसने लगता है। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। ये सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सीधे तौर पर लाखों लोगों की खाद्य सुरक्षा और भू राजनीति का मुद्दा है। ये तो पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाली बात हो गई। और भू राजनीतिक तनाव की बात करें तो इसी इलाके में टोंकिन की खाड़ी का भी जिक्र आता है। गल्फ ऑफ टोंकिन? हाँ, ये दक्षिण चीन सागर का हिस्सा है। और यहीं पर लाल नदी या रेड रिवर आकर गिरती है। डेटा बताता है कि यह खाड़ी चीन और वियतनाम के बीच एक बहुत बड़े क्षेत्रीय विवाद का केंद्र है। पानी और सीमा दोनों का विवाद। बिल्कुल। लेकिन इन सब जल विवादों के बीच जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है अरल सागर का पतन। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित ये सागर अब सूख कर सिकुड़ गया है। ये शायद इंसान द्वारा की गई सबसे बड़ी भौगोलिक गलतियों में से एक है। अगर मैं इससे एक उपमा दूं तो ये एक ऐसे बैंक खाते की तरह है जिससे दशकों तक लगातार पैसे निकाले गए लेकिन जमा कुछ नहीं किया गया। वो बैंक खाते वाली उपमा एकदम सटीक है। अरल सागर के मामले में सोवियत काल के दौरान कृषि सिंचाई के लिए नदियों को मोड़ा गया था, खासकर कपास जैसी पानी सोखने वाली फसल के लिए ना। हाँ बिल्कुल। उन दो मुख्य नदियों को पूरी तरह से मोड़ दिया गया जो इस सागर को भरती थीं। तो जब उस खाते में पानी जमा होना बंद हो गया तो रेगिस्तान की भीषण गर्मी ने बाकी बचे पानी को भाप बना दिया। मतलब एक समय जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील थी वो आज एक रेतीला और जहरीला मैदान बन चुका है जहां हवा के साथ नमक और कीटनाशक उड़ते हैं। एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। सोवियत संघ ने ये सब दशकों पहले किया था, आज तो हमारे पास इतनी उन्नत तकनीक है। आप सोच रही हैं कि इसे वापस क्यों नहीं ठीक किया जा सकता? हाँ, क्या कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान आधुनिक तकनीक की मदद से उस पानी को वापस नहीं ला सकते? या क्या वो बैंक खाता हमेशा के लिए बंद हो चुका है? दुर्भाग्य से प्रकृति में कुछ बदलाव अपरिवर्तनीय होते हैं, मतलब इरिवर्सिबल। सच में? हाँ, जब एक इतना बड़ा जल निकाय सूख जाता है तो पूरे इलाके का माइक्रोक्लाइमेट बदल जाता है, बारिश का चक्र ही टूट जाता है। तो तकनीक का कोई फायदा नहीं है? अब तकनीक से थोड़ी बहुत रिकवरी कर सकते हैं, जैसे कजाकिस्तान ने एक बांध बनाकर उत्तरी हिस्से में कुछ पानी वापस लाया है, लेकिन पूरे अरल सागर को उसके पुराने स्वरूप में लौटाना अब लगभग असंभव है। ये एक स्थायी नुकसान है। ये सच में डरावना है। एशिया के इस परिदृश्य में पानी सिर्फ एक संसाधन नहीं बल्कि एक नियंत्रण रेखा बन गया है। और नियंत्रण से मुझे याद आया, हमारे पास 2 अन्य स्ट्रैटेजिक गलियारों का भी डेटा है। हाँ, हम इस रैपिड फायर में साइप्रस और जांगेजुर कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल।
पहला है पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित साइप्रस, जो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा और अपने भू राजनीतिक महत्व के कारण चर्चा में रहा। और दूसरा है ज़ेंगिज़ूर कॉरिडोर, जो आर्मेनिया के रास्ते अज़रबैजान को नक्शीवान से जोड़ता है। हाँ, मैं ये सोच रही थी कि ये गलियारा इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि इसके लिए देश हमेशा आमने सामने रहते हैं। क्योंकि देखिए, ज़ेंगिज़ूर कॉरिडोर सिर्फ एक सड़क या रेल मार्ग नहीं है, ये एक चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट मतलब एक बहुत ही संकरा और अहम रास्ता। अज़रबैजान का एक हिस्सा, जिसे नक्शीवान कहते हैं, वो आर्मेनिया के पास स्थित है। ये कॉरिडोर न केवल अज़रबैजान को उसके दूसरे हिस्से से जोड़ता है, बल्कि ये तुर्की और मध्य एशिया के बीच एक सीधा मार्ग भी बनाता है। अच्छा, तो जो इस पे नियंत्रण करेगा वो एशिया और यूरोप के बीच होने वाले अरबों डॉलर के व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति की नब्ज को पकड़ लेगा। अब समझ में आया। साइप्रस का मामला भी कुछ ऐसा ही है क्या? बिल्कुल। पूर्वी भूमध्य सागर में गैस के नए भंडार मिलने के बाद साइप्रस ऊर्जा मार्गों के लिए एक प्रमुख नियंत्रण बिंदु बन गया है। यानी सतह के ऊपर राजनीति का पूरा खेल चल रहा है, लेकिन एशिया की धरती तो सतह के नीचे भी बहुत अस्थिर है। हम रिंग ऑफ फायर की बात कर रहे हैं, जो कि दुनिया का सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र है। हाँ, इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर स्थित माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी, जो एक जुड़वा ज्वालामुखी प्रणाली है, वो वहाँ हाल ही में विस्फोट हुआ है। और फिलीपींस का निग्रूज द्वीप भी तो है। बिल्कुल, वो एक भारी भूकंपीय क्षेत्र है जहाँ माउंट कनलाओन नामक सक्रिय ज्वालामुखी है, वो भी चर्चा में है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर दुनिया का वो इलाका है जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार आपस में टकरा रही हैं और एक दूसरे के नीचे धंस रही हैं। है ना? हाँ, इस घर्षण से अपार ऊर्जा पैदा होती है, जो मैग्मा को सतह की ओर धकेलती है। माउंट लेवोटोबी और माउंट कानलाउन में हो रहे विस्फोट इसी प्रक्रिया का नतीजा है। मतलब इंसान चाहे जमीन पर कितनी भी सीमाएं खींच ले, धरती के नीचे की ताकतें किसी भी नक्शे की परवाह नहीं करती। सुलझी। बिल्कुल सही बात है। तो एशिया में तो हमने देखा कि कैसे नदियां भू राजनीतिक हथियार बन रही हैं और जमीन सुलग रही है। और अब इस क्रमिक विश्लेषण में हमें यूरोप की तरफ बढ़ना चाहिए। हाँ, वहाँ प्रकृति का एक अलग ही रूप संकट में है। यूरोप इस वक्त आग और बर्फ के एक अजीब से टकराव का सामना कर रहा है। आग और बर्फ, ये एक बहुत ही सटीक वर्णन है। शुरुआत करते हैं एजियन सागर से, जहां एक ज्वालामुखी द्वीप पर हाल ही में भूकंप के लगातार झटके दर्ज किए गए हैं, जिन्हें डेटा में अर्थक्वेक स्वॉर्म कहा गया है। अर्थक्वेक स्वॉर्म, ये काफी इंपॉर्टेंट घटना है। मैं यही पूछने वाली थी, ये स्वॉर्म आम भूकंपों से कैसे अलग होता है? देखिए, आम भूकंप में आमतौर पर एक बड़ा झटका आता है जिसे मेन शॉक कहते हैं, और उसके बाद छोटे छोटे झटके या आफ्टर शॉक्स आते हैं। हाँ, वो तो हमने अक्सर देखा है। लेकिन अर्थक्वेक स्वॉर्म में कोई एक बड़ा झटका नहीं होता। इसमें एक ही इलाके में कई छोटे बड़े झटके लगातार कई दिनों या हफ्तों तक आते रहते हैं। तो क्या ये किसी बड़ी घटना का संकेत है? ज्वालामुखी क्षेत्रों में, जैसे कि एजियन सागर के द्वीपों में, ये अक्सर इस बात का संकेत होता है कि जमीन के नीचे पिघली हुई चट्टानें या मैग्मा तेजी से अपनी जगह बदल रहा है और सतह की ओर दबाव बना रहा है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक तरफ यूरोप के नीचे आग सुलग रही है, जैसे इटली के सिसिली में माउंट एटना, जो एक बेहद सक्रिय ज्वालामुखी है। हाँ, और जहाँ लगातार गतिविधि देखी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ बर्फ का एक बिल्कुल अलग ही संकट चल रहा है। आइसलैंड के ऑक्सोकुल ग्लेशियर की बात कर रही है ना? बिल्कुल। डेटा बताता है कि ऑक्सोकुल ग्लेशियर को जलवायु परिवर्तन के कारण आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया है। डिक्लेयर डेड, ये शब्द ही अपने आप में बहुत भारी है। सच में, जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये किसी इंसान का मृत्यु प्रमाण पत्र पढ़ने जैसा नहीं है, बल्कि भूगोल के एक पूरे हिस्से का शोक संदेश पढ़ने जैसा है। मतलब ओबिचुअरी। भूगोल का शोक संदेश, ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। लेकिन कोई ग्लेशियर मरता कैसे है? एक ग्लेशियर महज बर्फ का एक टुकड़ा नहीं होता, ये बर्फ की एक बहती हुई नदी होती है। ग्लेशियर के जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि सर्दियों में उस पर जितनी बर्फ गिरे वो गर्मियों में पिघलने वाली बर्फ से ज्यादा हो। अच्छा, तो मतलब बर्फ का बैलेंस बना रहना चाहिए। बिल्कुल। जब लगातार कई सालों तक बर्फ पिघलती ज्यादा है और गिरती कम है तो ग्लेशियर पतला होने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब उसका वजन इतना कम हो जाता है कि वो गुरुत्वाकर्षण के कारण आगे खिसकना बंद कर देता है, और तब उसे मृत मान लिया जाता है। हाँ, जिस दिन ग्लेशियर खिसकना बंद कर देता है वैज्ञानिक उसे मृत मान लेते हैं। वो बस एक रुकी हुई बर्फ की सिल्ली बनकर रह जाता है। और ये सिर्फ आइसलैंड की बात नहीं है। स्विट्जरलैंड के स्विस एल्प्स में बर्च ग्लेशियर का हाल ही में ढह जाना
इसी मृत्यु की एक और निशानी है। बर्फ पिघल रही है और जमीन खिसक रही है। लेकिन इस सबके बीच एक अजीब सा विरोधाभास भी है। ग्रीस के आयोनियन द्वीप समूह, जिसे हेप्टेनिसोस या 7 द्वीप भी कहा जाता है, उसके सबसे बड़े द्वीप केफालोनिया में हाल ही में एक सदियों पुराने प्राचीन थिएटर की खोज हुई है। यही प्रकृति का वो दोहरा खेल है जिसे समझना जरूरी है। कैसे? एक तरफ हम ग्लेशियरों को खो रहे हैं जो हमारी जलवायु के रक्षक थे, और दूसरी तरफ जमीन के खिसकने या बर्फ के हटने से इंसान का अपना ही भूला हुआ इतिहास बाहर आ रहा है। मतलब कुछ खो रहा है तो कुछ मिल भी रहा है। हाँ, ये थिएटर की खोज बताती है कि भूगोल हमेशा कुछ मिटाता है तो साथ ही कुछ नया या बहुत पुराना वापस भी लौटा देता है। इसी महाद्वीप में कुछ और अहम घटनाक्रम भी है हमारे पास, जैसे किर्च डेल डमरू मध्य में हुआ तेल रिसाव। किर्च स्ट्रेट, जो काला सागर को अजोव सागर से जोड़ता है। बिल्कुल। और इसके ठीक विपरीत एक बेहद सकारात्मक खबर भी है काकेशस क्षेत्र में स्थित जॉर्जिया से, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणन मिला है। ये दोनों घटनाक्रम इंसान के भूगोल पर पड़ने वाले प्रभाव के दो चरम छोर हैं। विनाश और विकास दोनों। हाँ, कर्च जलडमरू मध्य जैसे संकरे रास्ते में जब तेल का रिसाव होता है तो उसका जहरीला असर पूरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत तेजी से फैलता है, जो कि विनाशकारी है। बिल्कुल। दूसरी तरफ जॉर्जिया का मलेरिया मुक्त होना ये साबित करता है कि जब इंसान सही नीतियां बनाता है तो वह दलदली या बीमारी से ग्रस्त भौगोलिक क्षेत्रों को भी पूरी तरह से बदलकर सुरक्षित बना सकता है। बहुत खूब कहा आपने। तो यूरोप के इन ठंडे ग्लेशियरों और गर्म ज्वालामुखियों को पीछे छोड़ते हुए अब हम इस रैपिड फायर में सीधे अफ्रीका की ओर बढ़ते हैं, जहां प्रकृति और इंसान का रिश्ता एक गहरे संघर्ष से गुजर रहा है। बिल्कुल। यहाँ एक दुखद पारिस्थितिक संकट चल रहा है। शुरुआत करते हैं रिफ्ट वैली की एक झील से, जो एक रामसर साइट है, लेकिन वहाँ जलकुंभी या वाटर हाइसिंथ का भारी आक्रमण हुआ है। जलकुंभी देखने में तो बहुत सुंदर लगती है। हाँ, मैं इस जलकुंभी की तुलना एक खूबसूरत लेकिन दमघोटू कंबल से करूंगी। ये बाहर से हरी भरी दिखती है, लेकिन उफ, ये झील के लिए मौत का कारण कैसे बन रही है। ये दमघोटू कंबल वाली उपमा एकदम सही है। जलकुंभी एक बहुत ही आक्रामक प्रजाति है। मतलब ये तेजी से फैलती है। बहुत तेजी से। जब खेती के उर्वरक या शहरों का प्रदूषण बहकर झील में आता है तो पानी में पोषक तत्व बहुत बढ़ जाते हैं। इसका फायदा उठाकर जलकुंभी इतनी तेजी से फैलती है कि पूरी झील की सतह को ढक लेती है। तो इससे झील के अंदर क्या होता है? सूरज की रोशनी नहीं जा पाती होगी। बिल्कुल। जब सूरज की रोशनी पानी के नीचे नहीं जा पाती तो नीचे के पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते और मर जाते हैं। जब वे सड़ते हैं तो पानी का सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। अरे बाप रे। तो मछलियां दम घुटने से मर जाती हैं। ये पूरा इकोसिस्टम तबाह कर देता है। और ये समस्या सिर्फ एक झील तक सीमित नहीं है। हमारे पास विक्टोरिया झील का भी डेटा है, जिसे केन्या, युगांडा और तंजानिया साझा करते हैं, जो व्हाइट नाइल नदी का स्रोत भी है। हाँ, वहाँ साइनोबैक्टीरिया का अध्ययन हो रहा है। इसी झील के एक हिस्से विनाम खाड़ी में हानिकारक एल्गल ब्लूम पर रिसर्च की जा रही है। ये एल्गल ब्लूम भी उसी यूट्रोफिकेशन या पानी में पोषक तत्वों के असंतुलन का नतीजा है, जैसे जलकुंभी के साथ हुआ। लगभग वैसा ही। जब जलवायु परिवर्तन के कारण झील का तापमान बढ़ता है तो ये काई या साइनोबैक्टीरिया तेजी से पनपने लगते हैं और ये भी ऑक्सीजन कम कर देते हैं। हाँ, लेकिन ये सिर्फ ऑक्सीजन ही कम नहीं करते बल्कि पानी में जहर भी छोड़ते हैं। जहर? ये तो बहुत खतरनाक है। विक्टोरिया झील पर लाखों लोग पीने के पानी और मछली पालन के लिए निर्भर हैं। जब ये पानी जहरीला होता है तो पूरी अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा चरमरा जाती है। और जाहिर है, जब खाने पीने के संसाधन कम होते हैं तो इंसान आपस में लड़ने लगता है। इतिहास यही बताता है। सूडान का डेटा इसी ओर इशारा करता है। वहाँ ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल के संगम पर एक छोटा सा द्वीप है, तूती द्वीप। ये स्थान गृह युद्ध से बुरी तरह प्रभावित है। और सूडान का दारफूर क्षेत्र भी, जो मार्रा पर्वत में स्थित है। हाँ, और उससे सटा कोर्डोफोन क्षेत्र भी गहरे मानवीय संकट का सामना कर रहा है। मुझे यहाँ एक सवाल पूछना है। पूछिए। क्या सूडान जैसे स्थानों में नदियों का संगम या उपजाऊ क्षेत्र वरदान के बजाय एक अभिशाप बन गए हैं, जो संघर्ष को और भड़काते हैं? देखिए, इतिहास गवाह है कि नदियों के संगम हमेशा से सभ्यताओं के पालने रहे हैं, जहाँ जीवन फलता फूलता है। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में जब पर्यावरण बिगड़ रहा है और संसाधनों की भारी कमी हो रही है तो यही उपजाऊ क्षेत्र युद्ध के मैदान बन जाते हैं। मतलब लड़ाई पानी और जमीन के लिए है।
दारफुर और कॉर्डोफन जैसे इलाकों में मूल रूप से लड़ाई पानी के स्रोतों और चारागाहों पर कब्जे को लेकर ही है। जब सूखा पड़ता है तो खेती करने वाले समुदाय और खानाबदोश चरवाहों के बीच जमीन को लेकर हिंसक टकराव होता है। जब बाद में राजनीतिक गृह युद्ध का रूप ले लेता है। बिल्कुल, अफ्रीका का ये परिदृश्य स्पष्ट करता है कि पारिस्थितिकीय असंतुलन और मानवीय संकट को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये सच में दिल दहला देने वाला है कि कैसे एक सूखी झील एक पूरे देश में युद्ध भड़का सकती है। भूगोल और राजनीति का ये बहुत भयानक संगम है। अब इस रैपिड फायर सफर के अंतिम चरण में हम अटलांटिक पार करते हैं और अमेरिका की ओर चलते हैं। चलिए। यहाँ भी जलवायु और भूगोल अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं। हमारे पास कैरिबियाई द्वीप राष्ट्रों का जिक्र है, जहाँ हाल ही में आपातकाल घोषित किया गया। और मध्य अमेरिका में ग्वाटेमाला का ज्वालामुखी भी तो है। हाँ, ग्वाटेमाला का फ्यूगो ज्वालामुखी, जहाँ सक्रिय विस्फोट और पायरोक्लास्टिक फ्लो देखे गए। ये पायरोक्लास्टिक फ्लो आखिर है क्या? क्या ये लावा की तरह धीरे धीरे बहता है? बिल्कुल नहीं, और यही इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। लावा की धीमी नदी को देखकर आप भाग सकते हैं। तो ये तेज होता है? बहुत तेज। पायरोक्लास्टिक फ्लो अत्यधिक गर्म गैस, राख और चट्टानों का एक तेज गति वाला भयंकर बादल होता है। ये ज्वालामुखी के मुहाने से निकलता है और पहाड़ के ढलान से कई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आता है। बाप रे, कई 100 किलोमीटर प्रति घंटा? जी, और इसका तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज, जैसे पेड़, घर, इंसान, सबको पलक झपकते ही भस्म कर देता है। इसकी कल्पना करना भी खौफनाक है। लेकिन अमेरिका में सिर्फ विनाश की खबरें नहीं है, यहाँ सांस्कृतिक पहचान वापस पाने का एक बड़ा कदम भी उठाया गया है। आप पहाड़ों के नाम बदलने की बात कर रही हैं? हाँ, उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो अलास्का में स्थित है, उसे हम लंबे समय से माउंट मैकिनले के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसके नाम को वापस बदलकर डेनाली किया जा रहा है। और पोटोमेक नदी का भी तो जिक्र है, जो वॉशिंगटन डीसी से होकर बहती है। बिल्कुल। मैं बस ये सोच रही थी कि ये नाम बदलने की प्रक्रिया भूगोल में इतनी अहम क्यों है? क्योंकि भूगोल केवल पत्थरों, नदियों और पहाड़ों के बारे में नहीं है। ये इस बारे में भी है कि इंसान उस जमीन से कैसे जुड़ता है। सांस्कृतिक जुड़ाव। हाँ, डेनाली वहां के मूल निवासियों द्वारा दिया गया प्राचीन नाम है, जिसका अर्थ है महान एक। जब कोई बाहरी सत्ता किसी जगह का नाम अपने किसी राजनेता के नाम पर रखती है, जैसे माउंट मैकिनली, तो वो एक तरह से उनका इतिहास मिटाने की कोशिश होती है। बिल्कुल। डेनाली नाम को वापस अपनाना, नक्शे पर अपनी खोई हुई सांस्कृतिक पहचान को फिर से दर्ज करना है। ये एक बहुत ही सशक्त विचार है। और इसी अमेरिका में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अर्थव्यवस्था की जड़ों को भी तो हिला रहे हैं। आप पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर की बात कर रही हैं। हाँ, जो अर्जेंटीना की एंडीज पर्वतमाला में स्थित है, वो जलवायु परिवर्तन का एक जीवंत उदाहरण है ही। लेकिन मेरे लिए सबसे चौंकाने वाला डेटा पनामा की गाटुन झील से जुड़ा है। गाटुन लेक, ये पनामा नहर का बहुत अहम हिस्सा है। हाँ, ये एक कृत्रिम झील है और यहाँ जल स्तर गिरने से भारी संकट पैदा हो गया है। तो सबका मतलब क्या है? मैं पनामा नहर की तुलना एक ऐसे ग्लोबल हाईवे से करूंगी जिसकी सड़क अचानक से गायब हो गई हो। अगर ये नहर सूखने लगे तो दुनिया के व्यापार का क्या होगा? देखिए, स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए हमें जानना होगा कि पनामा नहर काम कैसे करती है। ये समुद्र के स्तर पर बनी कोई सीधी नहर नहीं है। तो फिर ये कैसे काम करती है? ये लॉक्स यानी पानी की सीढ़ियों की एक प्रणाली का उपयोग करती है। एक मिनट, पानी की सीढ़ियां? मतलब जहाज सच में पानी के सहारे ऊपर चढ़ते हैं? बिल्कुल। जब कोई बड़ा जहाज नहर में प्रवेश करता है तो उसे पहाड़ों के पार ले जाने के लिए इन लॉक्स के अंदर बंद किया जाता है। फिर गाटुन झील से लाखों गैलन मीठा पानी उस लॉक में भरा जाता है, जिससे जहाज ऊपर उठता है। अरे वाह, ये तो इंजीनियरिंग का कमाल है ना? लेकिन एक जहाज को पार कराने में लगभग 5 करोड़ गैलन मीठे पानी का इस्तेमाल होता है। 5 करोड़ गैलन एक जहाज के लिए? जी। अगर बारिश नहीं होगी और गाटुन झील का जल स्तर गिरेगा तो नहर प्रशासन को भारी जहाजों के प्रवेश पर रोक लगानी पड़ेगी। और इससे तो पूरा ग्लोबल ट्रेड रुक जाएगा। बिल्कुल। इसका सीधा असर ये होता है कि जहाजों को पूरा दक्षिण अमेरिका घूमकर जाना पड़ता है, सामान पहुंचने में हफ्तों की देरी होती है, ईंधन ज्यादा जलता है।
और अंततः पूरी दुनिया में शायद हमारे और आपके घर में आने वाले सामान की कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रकृति ने खुद वैश्विक व्यापार के पहिए पर ब्रेक लगा दिया हो। और ये सूखा केवल पनामा तक सीमित नहीं है ना, डेटा हमें ब्राजील के अमेज़न बेसिन की ओर भी ले जाता है। बेलेम शहर की तरफ। हाँ, जहाँ COP30 की मेजबानी की गई और अमेज़न नदी की एक प्रमुख सहायक नदी तापाजोस नदी इस वक्त गंभीर सूखे का सामना कर रही है। देखिए, अमेज़न का ये सूखा बहुत ही चिंताजनक है। इसे तो दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। बिल्कुल, अमेज़न वर्षावन अपना बारिश का चक्र खुद बनाता है। जब तापाजोस जैसी विशाल नदियां सूखने लगती हैं तो इसका मतलब है कि पूरा वाटर साइकिल ही टूट रहा है। तो ये सिर्फ तापमान बढ़ने का नतीजा नहीं है। नहीं, ये एक चेतावनी है कि धरती का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र अब ढहने की कगार पर है। ये सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अब जब हमने इस रैपिड फायर शैली में एशिया से लेकर अमेरिका तक के इन सभी भौगोलिक बिंदुओं को खंगाल लिया है, तो चलिए एक बार पूरे परिदृश्य को समेटते हैं। हर महाद्वीप का अपना एक स्पष्ट मेमोरी कोड है। बिल्कुल, अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा का एक त्वरित सारांश निकालें तो देखिए, हाँ बताइए। एशिया का कोड है नदी, खाड़ी और रणनीतिक गलियारे। ये पूरी तरह से भूराजनीतिक नियंत्रण और संसाधनों पर कब्जे की कहानी कहता है। और यूरोप? यूरोप का कोड है ग्लेशियर और ज्वालामुखी। ये प्रकृति के चरम सिरों और जलवायु परिवर्तन के सबसे प्रत्यक्ष प्रमाणों को दर्शाता है, जहां बर्फ मर रही है और जमीन उबल रही है। सही कहा। अफ्रीका का कोड मुझे लगता है झील और मानवीय संघर्ष है। एकदम सही। ये स्पष्ट करता है कि कैसे पारिस्थितिक पतन सीधे तौर पर युद्ध और भूखमरी को जन्म देता है। और अंत में अमेरिका का कोड है नहर और जलवायु। हाँ, जो दर्शाता है कि कैसे सूखे और वैश्विक तापमान का असर सीधे तौर पर विश्व व्यापार और अमेज़न जैसे जीवनदायी तंत्र को नष्ट कर रहा है।